नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। फिलहाल चलिए रुक कर लेते खबरों की, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को फसल कटाई के विभिन्न त्योहारों के मौके पर देशवासियों को बधाई दी और सभी की अच्छी सेहत के साथ साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी कामना की है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मकरैनी उत्तरायणी पर्व के शुभ अवसर पर उत्तराखंड की चर्च तलाटी का प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि देश में आज मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, भोगी और उत्तरायण का त्योहार मनाया जा रहा है। मैं मकर संक्रांति का हमारे यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है, उसकी मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ उत्तरायणी का पर्व पूरे उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है, उसकी भी मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोहड़ी की भी बधाई देता हूँ, सभी पर्वों की सभी। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु स्थानीय मूर्तियों को भागीरथी नदी में पवित्र स्नान के लिए लाए और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालु भगवान की मूर्तियों को पवित्र करते हुए और स्नान कराते दिख रहे हैं। तस्वीरें आपको बता दें कि उत्तरकाशी की हैं, जहां पर आपको बता दें किस तरीके से मूर्तियों का स्नान कराया जा रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर। तो कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कि लेकिन इस बार त्योहारों का मजा खराब कर दिया है कोरोना वायरस के संक्रमण में। आज मकर संक्रांति का स्नान है, लेकिन हरिद्वार जिला प्रशासन ने स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है और श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों तक ना पहुंच पाए, इसके लिए बैरिकेड लगाकर पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि रास्तों को रात 12 बजे से सील कर दिया गया है और वहीं जो लोग दूसरे राज्यों से स्नान करने आ रहे हैं उन्हें मना करके वापस भेजा जा रहा है। आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व देखा होगा, लाखों भीड़ होती थी। और चूँकि कोविड का प्रसार जिस तरह से हो रहा था, इसलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद इस पर निर्णय लिया गया कि इस बार काफ़ी सख्ती इसमें बरती जाएगी, स्नान को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि जो बाहरी जनपदों से खासकर वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग आते हैं और बाहरी लोगों से कहीं यहाँ पर भी इन्फेक्शन ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया था, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट हर जगह बढ़ रहा है और इसमें हम लोग काफ़ी सफल हुए और बॉर्डरों पे बहुत सख्ती बरती गई। हर की पैड़ी जो सबसे हमारा संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर भी आप देखेंगे पूर्णतः प्रतिबंधित है। नॉर्मल डेज में भी हरिद्वार में सामान्य दिनों में भी जितनी भीड़ होती है उससे बहुत कम है। अभी एक दो घाटों पर हमने देखा है कुछ लोग हैं, ज़्यादातर स्थानीय लोग हैं, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, उनको समझा कर कि आप लोग तत्काल। तो वहीं उत्तराखंड के गदरपुर में लोहड़ी और मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बता दें गदरपुर और दिनेशपुर क्षेत्रों में कई स्थानों में बीती रात जल्दी आग के समक्ष पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश घीक ने कहा कि लोक पर्व लोहड़ी की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और पंजाबी समाज के लोग इस पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं, जो कि रॉबिन हुड की तर्ज पर एक गरीबों के मसीहा अब्दुल्ला भट्टी की याद में मनाई जाती है। आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों को मैं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आदमी की जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं और ये जो कोविड की महामारी है विश्व की, यह लोहड़ी की पवित्र अग्नि में जल के इन देश की सारी समस्याओं का उसमें नष्ट हो जाए और आम व्यक्ति की जीवन बहुत शुभकारी हो और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जो उनका उद्देश्य है, उसमें उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए और आम जनता खुशहाल होनी चाहिए। मैं इस पावन पवित्र लोहड़ी के त्योहार। तो वहीं विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बात करें पहाड़ी विधानसभा क्षेत्रों की, तो जहां पर मौसम का तापमान सामान्य से भी नीचे है, लेकिन चुनावी मौसम में यही तापमान कई नेताओं के पसीने निकाल रहे हैं। कांग्रेस से 2017 में बागी हुए विधायक और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उनके इस बयान से बीजेपी और कांग्रेस के दावेदारों की टेंशन बढ़ गई है। हरक सिंह
के मुताबिक वो उत्तराखंड की किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल हरक सिंह रावत ने केदारनाथ सीट पर खुद को दावेदार बताया है। उनके इस दावे से केदारनाथ में पहले से ही तैयारी कर रहे बीजेपी की शीला रानी रावत और आशा नौटियाल सहित कांग्रेस से सिटिंग विधायक मनोज रावत की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी पुत्रवधू अनुकीर्ति रावत को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, जबकि इस सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक महंत दिलीप सिंह रावत की प्रबल दावेदारी है। लेकिन हरक सिंह रावत की इस सीट पर टेंशन बढ़ाने का काम किया है। मैं कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं। आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ? अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। आज कोटद्वार में किया, रुद्रप्रयाग के लोगों से पूछो सैनिक स्कूल लिख के दिया। उसके बाद कोई नहीं, जो मैं कर गया था काम, उसके बाद चिरबेटा में महाविद्यालय रुद्रप्रयाग जिला किसने बनाया? आप मुझे बता दो, जब रुद्रप्रयाग जिला बनाना था तब तो मैं भारी नहीं था ना। आज अगर रुद्रप्रयाग जिला बनाया तब तो मैं भारी नहीं था ना। केदारनाथ की जब आपदा आई तब क्यों नहीं कहा आपने कि भाई इस दुख दर्द में जो उखीमठ की आपदा आई थी, तब क्यों नहीं कहा कि आप बाहर के हो, मंत्री हो, बाहर के हो, या मदद करो? केदारनाथ में जब इतनी त्रासदी थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ केदारनाथ में जो है ऐसी जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड किया जहाँ कोई रामबाड़ा में, जंगल चट्टी में जहाँ कोई कर नहीं सकता था, तब मैं बाहर का नहीं था। अरे मतलब इसमें क्या बात हो गई? वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। खासकर इस समय उन्होंने कोटद्वार विधानसभा को बहुत सजाया संवारा है, वो वहाँ भी जीत सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है उनकी बड़ी बहन के नाते वो हमारी रक्षा करेंगे, हमको अवसर देंगे, क्योंकि हम कई कसौटियों के बाद जो है ये अवसर महिलाओं को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी जरूर हम पे विचार करेगी, न्याय देगी। तो हम ये कहते हैं कि विरोध नहीं है ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं के अवसर खत्म कर दिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि माननीय हरक सिंह जी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और सवाल ही नहीं उठता कि वो अपना मैदान छोड़ें, क्योंकि अभी उन्होंने मेडिकल के लिए 25 करोड़ भी रिलीज कराए हैं और कंडी मार्ग जो कई दिन से लंबी था उसको कर दिया है और ये टाइगर सफारी जैसा कार्य किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो किस कारण से, किसी कारण से भी ऐसा नहीं दिखता मुझे कि वो विधानसभा को वहां से छोड़ेंगे और पूरा वो वहां पर एक तरफा जीत से वहां पर चुनाव लड़ेंगे। केवल हरक सिंह रावत और दिलीप रावत क्यों कह रहे हैं? यहाँ तो पूरे भाजपा के अंदर सिर्फ उटव्वल चल रही है। जिस तरह की गुटबाजियां सतह पर आ रही हैं, आप रायपुर विधानसभा में देखिए ना क्या हो रहा है, आप धर्मपुर में देखिए ना क्या हो रहा है। जिस इनकी विकास यात्रा को रायपुर से शुरू होना था, उसको धर्मपुर से इसीलिए तो शुरू किया गया क्योंकि खुद अपने ही स्थानीय विधायक के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता और नेतागण धरने पर बैठ गए। वहीं अब आप देखिए कि सतपाल महाराज को लेकर, सुबोध उनियाल को लेकर, तमाम तरह की सुगबुगाहट, जितने भी कांग्रेस गोत्र के नेता भाजपा में गए हैं, सभी की जड़ें खोदने की तैयारी वहां भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल उन्होंने इन मंत्रियों को अपने सर पर काबिज देख लिया, अपने थाली की रोटी छीनते हुए देख लिया, तो अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको झेलने के मूड में नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति जहां विकास कार्य के कसीदे गढ़ता है या दावे करता है, छलांगे मार के दूसरी विधानसभा जाता है, तो ये तो उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता को समझना चाहिए कि अगर विकास कार्य आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं तो फिर। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, साथ ही कुछ अहम बातें भी बताई हैं, सुनिए। देखिए, मैं भी वर्ष 2002 से दावेदार हूं और 2002 में ये विधानसभा लक्ष्मण चौक विधानसभा होती थी और उस समय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तक मेरा नाम पहुंचा था। लेकिन उस समय चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी ने बाद में इच्छा व्यक्त की कि वो
पुनः चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुझे उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया गया था। उसके बाद 2012 में परिसीमन चेंज हो गया और ये सीट लक्ष्मण चौक सीट उस समय समाप्त हो गई और उसके बाद देहरादून कैंट सीट अस्तित्व में आई और तब से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर जी, जिनकी सीट पहले देरा खास होती थी लेकिन वो सीट राजपुर रोड में कन्वर्ट होने के बाद चूंकि आरक्षित हो गई थी तो हरबंस कपूर जी ने देहरादून कैंट से चुनाव लड़ना प्रारंभ किया और हमने उनको पूरा समर्थन देकर, पूरा सहयोग करके उनको भारी मतों से हमेशा विजयी बनाने का काम किया। अब दुर्भाग्य से हरबंस कपूर जी हमारे बीच में नहीं हैं, तो हम उनकी परंपरा को, विजय की परंपरा को आगे बढ़ाने। तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी तरफ से चुनाव की पूरी तैयारी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अतिरिक्त हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश के करीब 15,000 होमगार्ड भी बुला रहे हैं और हमने 115 कंपनी मांगी है और बाकी हमारी 25,000 की राज्य पुलिस की फोर्स है। पूरी तैयारी है। चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे जो बूथ्स और सेंटर्स की संख्या फाइनल हो चुकी है, उसका वल्नरेबिलिटी जो है, कितना वल्नरेबल है, कितना क्रिटिकल है, वो फाइनल होगा। उसके बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, उस पर हमारी एक्सरसाइज चल रही है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार हो चुका है। बाहर से हमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल मिलेंगे और साथ ही साथ हमें होम गार्ड्स भी बुलाएंगे हम राजस्थान, यूपी से। और इसलिए ये सारी हमारी कैलकुलेशन हो गई है और जैसा हमने कहा है कि किसी को भी चुनाव में। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने लिया और ग्वालदम पहुंचकर लिया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने यहां जुला बॉर्डर पर बनाए गए बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया और साथ ही चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चेक पोस्ट पर हर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश पुलिस को दे दिए गए हैं। चमोली पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिस कर्मियों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए बोला है और कहा कि चुनाव के मद्देनजर कोरोना के बढ़ते संभावित खतरे को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर की तर्ज पर बूस्टर डोज लगवाई जा रही है और चुनाव के पूर्व 100% पुलिस कर्मियों को बूस्टर डोज लगवाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को, क्योंकि अब फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उन्हें बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज जो है वो लगवाई जा रही है और लगभग हमारे जो है ऑलमोस्ट 50% कर्मचारी जो हैं उन्हें बूस्टर डोज लगा दिया गया है और अभी लगातार जो है और भी कर्मी जो हैं उनको पूरे चुनाव के पहले कोशिश प्रयास यही है कि सभी को बूस्टर डोज लगा दी जाए। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट हो गया, जिसके चलते उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की और जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर और अफजलगढ़ कोतवाल जसपुर और कोतवाल अफजलगढ़ समेत कई चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुनाव के तहत ये बैठक की गई ताकि चुनाव के दौरान दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहे। निर्वाचन 2022 जो आगामी 14 फरवरी को होना है, इसी के संदर्भ में हमने जो है बॉर्डर मीटिंग की है, जिसमें हमारे जिला बिजनौर जो हमारा पड़ोसी राज्य का जनपद है और हमारे जो है उधम सिंह नगर जनपद से मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें हमने आपस में शेयर की हैं। अधिकारियों के आपस में नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की जो बात होती है, अपराधियों के बारे में भी कि जो उनके ज़िले के जो अपराधी हमारे यहाँ हो सकते हैं इस समय या उनके वो नामजद हैं, फरार हैं, उनकी सूची और हमारे द्वारा भी हमारे यहाँ के अधिकारियों जो कि संभवतः वहाँ पर होंगे, नामजद हैं हमारे यहाँ जो शराब का कारोबार करते हैं या अवैध किसी भी तरह से जो इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, उनकी सूचियाँ आदान प्रदान की गई है। भविष्य में जो नाके होंगे जिसमें लगातार जो चेकिंग होगी और किसी भी तरह से अपने जनपद से दूसरे जनपद में एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कोई इलिसिट लिकर, कॉन्ट्राबैंड और बाकी जो भी इलीगल वेपन्स भी हो सकते हैं जो बिना
लाइसेंसी, उनको भी जो हम पकड़ते हैं, या कोई नकदी है जो आदर्श। तो वहीं जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में चुनाव के मद्देनजर लगातार राजनीतिक उठापटक नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिन अजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ आपको बता दें कि आक्रोश व्यक्त किया था। दरअसल अजय अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी में अपना टिकट कटने के बाद से पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरने की बात कही थी। आज उन्होंने नया कदम बढ़ाते हुए बसपा के प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद अजय अग्रवाल ने अपने समर्थकों संग बसपा का दामन थामा। माना जा रहा है कि वो जसपुर से बसपा प्रत्याशी हो सकते हैं। आज जसपुर विधानसभा जो बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से बहुत मजबूत विधानसभा रही है, और हमारा कैंडिडेट यहाँ से जब भी चुनाव हुआ है सेकंड पोजीशन पे 1000-2000 वोटों के अंतर से ही चुनाव हारा है। निश्चित तौर से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत बुलंद है, और आज हमारे बीच में तमाम कार्यकर्ताओं के समर्थन से, तमाम कार्यकर्ताओं की सिफारिश से श्री अजय अग्रवाल जी, जो पिछले दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी फिर आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी में अपने तमाम समर्थकों के साथ में, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत कम संख्या में ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, कोरोना की लाइन को दृष्टिगत रखते हुए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है, इसलिए अग्रवाल जी अपने केवल गिने चुने साथियों को साथ लेकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन भारी लोगों का तो वहीं विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जनपद में एक बटालियन, एसएसबी की एक बटालियन और अपनी आमद करवा ली गई है। आपको बता दें कि एसएसबी के साथ पुलिस बल के नगर के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर जनता को निडर होकर मतदान करने और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए लोगों में विश्वास भरा गया है। एसएसबी ने कस्बों के साथ साथ कई गाँवों में जाकर फ्लैग मार्च भी निकाला। जनपद पिथौरागढ़ में एक कंपनी एसएसबी ने अपनी आमद करवाई है, और पिथौरागढ़ पुलिस के कर्मचारियों और एसएसबी की एक कंपनी के द्वारा विभिन्न कस्बों और विभिन्न गांवों में जाकर जो है फ्लैग मार्चेस की कार्रवाई की जा रही है। फ्लैग मार्चेस करने का पर्पस ये होता है कि जो अराजक तत्व हैं तो उनको मैसेज भेजना, साथ ही साथ पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करना कि कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर, निडर होकर अपना मतदान का प्रयोग करे। पुलिस और प्रशासन एक न्यूट्रलिटी के साथ और फेयरली जो है इलेक्शन करवाना चाहता है। किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, और कोई भी व्यक्ति, हमारा कोई भी मतदाता भय के अंतर्गत मतदान ना करे। इस प्रकार का एक हम माहौल जो है ज़िले में बनाना चाहते हैं और लोगों को। तो वहीं चुनाव को लेकर दिनेशपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसे लेकर दिनेशपुर में बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को आचार संहिता, कोरोना गाइडलाइन सहित मतदान के लिए जागरूक किया गया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अपील भी की है। विश्वास जगाना है, वोटर्स में विश्वास जगाना है कि बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। यदि आपको कोई प्रभावित करने का प्रयास करता है, कोई प्रलोभन, कोई लालच देने का प्रयास करता है, तत्काल उसकी। तो वहीं लंबे समय से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का निरीक्षण का इंतजार जो था वो अब पूरा हो गया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की जल्द शुरू होने की उम्मीद जग चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और उससे संबंध बेस्ड चिकित्सालय का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के दौरान एनएमएससी की टीम फैकल्टी, हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अभी निरीक्षण चल रहा है, कल भी हुआ था, अभी आज भी सुबह 9 बजे से जो है ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हो चुका है, और काफ़ी सेटिस्फाइड है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस को देख के। अभी जो है हॉस्पिटल का राउंड चल रहा है, अभी हॉस्पिटल का राउंड ये होगा, उसके बाद जितने फैकल्टी हैं फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। वो अभी सारे फैकल्टी जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। क्या लगता है सर कि पंख लगने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है कि इस बार खुल जाना चाहिए, और जब तक
एनएमसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कह नहीं सकते, पर उम्मीद है कि जल्दी ही अल्मोड़ा को जो है एक। तो वहीं कोरोना के कहर को देखते हुए आपको बता दें कि मकर संक्रांति का त्यौहार फीका पड़ा है और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर स्नान के लिए लगाए गए प्रतिबंध की वजह से मकर संक्रांति का स्नान नहीं हो सका। गंगा घाटों पर सुबह से ही पुलिस फोर्स तैनात रही। जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे उन्हें पुलिस ने लौटा दिया। हालांकि मां भगवती राजेश्वरी की डोली को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए गंगा में स्नान कराया गया। आज सुबह मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को कोरोना के कहर की वजह से ठेस पहुंची है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को घाटों पर पुलिस ने नहीं जाने दिया और जिसकी वजह से श्रद्धालु बिना गंगा स्नान के ही लौट गए। माँ भगवती राजराजेश्वरी माँ भगवती दक्षिण काली की डोली जो है, मूल स्थान इसका जो है चिन्याली सौड़ बड़ी थी उत्तरकाशी में है। माँ भगवती यहाँ पे जो है कम से कम 8-9 साल से देहरादून में रहती है। माँ भगवती का दरबार लगता है प्रत्येक रविवार, प्रत्येक शुक्रवार को माता का दरबार लगता है और सभी भक्तजन वहाँ पे अपने कष्ट निवारण के लिए आते हैं। माँ भगवती दक्षिण काली का राजराजेश्वरी माँ का दरबार लगता है ईश्वर विहार दीपनगर में, जो कि नारी निकेतन से इसका रूट पड़ता है यूनिवर्सिटी रोड से। और माँ भगवती वहाँ पे प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को माता वहाँ पे अपने दर्शन देती हैं और सभी भक्तों को कष्टों का निवारण करती है। तो आज यहाँ आए हैं मकर संक्रांति पे? जी, माँ भगवती आज मकर स्नान के लिए यहाँ पे आई है, पर लेकिन इस समय लॉकडाउन की और कोरोना के चलते हुए इस सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे माता को जो सूक्ष्म रूप से जो है माता का स्नान किया जा रहा है। और माँ भगवती आपको दिन दुगनी रात चौगनी माँ भगवती सबको कष्टों का निवारण करे। इस महामारी को माँ भगवती आज जो है जैसे वो कोविड नियमों का पालन करते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश आए थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार आज ये था कि भाई त्रिवेणी घाट पे किसी भी प्रकार का स्नान नहीं होएगा और बाहर से आने वाली यात्रियों चाहे स्थानीय नागरिक हो उनके लिए जो त्रिवेणी घाट को पूर्णतः जो प्रतिबंधित रखा गया था। अब एक तरह अगर देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे त्यौहार हैं, वो होने भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीमारी जिस तरह फैल रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार को भी सख्ती करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आने वाले समय में जो है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण शासन द्वारा। तो वहीं उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं। तो वहीं उसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और DRDO द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट और बाल रोग विभाग का जायजा भी लिया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर संभव निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। तो वहीं अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में अभी सभी प्रकार के आयोजन रद्द किए गए हैं, क्योंकि सबसे पहली चुनौती जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है और हम लोगों ने पहले से ही चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है और लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है और इस समय में कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। चूँकि हल्द्वानी हमारा एक बड़ा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज, यहाँ से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को चूँकि यहीं पर आना पड़ता है, इसलिए आज मैंने यहाँ की व्यवस्थाओं का मैं जायज़ा ले रहा हूँ। हर प्रकार से जो भी कमियाँ होंगी जो और आवश्यकताएँ होंगी उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करेंगे। जान माल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहला काम हमारा सबकी जान माल की सुरक्षा है। उसको लेकर बीच बीच में जो समय समय पर हम लोग जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो जारी करते रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों को, सभी को अलर्ट मोड में रखा है। सभी अवस्थापनाएँ, सुविधाएँ, चाहे वो हमारे ऑक्सीजन के PSA
तो वहीं किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और इसके बाद भी किसानों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेराई सत्र के दौरान आपको बता दें कि होने वाले किसानों की समस्या को लेकर बढ़ने लगी है और कीचड़ और जलभराव के कारण किसानों को फैक्ट्री में गन्ना रखने की भारी दिक्कत हो रही है। मिल प्रबंधन की लापरवाही के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों में भारी रोष है। किसानों ने जल्द समय पर हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान एक तो खेत में से इतना गन्ना मेहनत कर ला रहा है, खेत में से गन्ना नहीं निकल रहा है। मील में यहाँ से ऐसा हाल हो रहा है, अब कहीं को पैर धर कर जा नहीं सकते। अगर पैर कहीं धरे तो जूतों में गारा भर जा। झोटा बुग्गी वालों का हालत कर दी। अब उधर कोई झोटा भी कोई मर गया, बम बम टूट गई, क्या हुआ सही तो आदमी भी मरा, एक कल मरा, एक कल भी मरा, एक आज मरा। तो भाई इन मिल वालों को हमें कहना चाह रहे हैं भाई इस क्षेत्र से ये फैक्ट्री को इतना लाभ हो रहा है, कई करोड़ रुपए लगा रही, तो क्या किसानों का क्या जो भी मिल में ही लग रहा है, अगर ये पैसा लगाओ, लाइन सही रखो, झोटा बुग्गियों की लाइन सही रखो। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।